पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों ने बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी है। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के इजलास में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी, जिसके बाद इजलास 31 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की किस्मत का फैसला 31 मार्च को होगा। दरअसल पाकिस्तान की कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने करारदाद पढ़ी। तहरीक पेश करने पर ऐवान में अपोजिशन के अरकान ने डेस्क बजाई और नारे लगाए। तहरीक पेश होने के बाद डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने इजलास 31 मार्च बरोज जुमेरात शाम 4 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास में 160 मेंबरान शरीक हुए। अपोजिशन की जानिब से 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई थी। स्पीकर ने 25 मार्च को इजलास तलब किया था। ताहम पहले दिन एक MLA ख्याल जमान की वफात पर फातहे के बाद इजलास का एजेंडा मुअत्तल कर दिया गया था। पाकिस्तानी आइन के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई शुरू होने के बाद 3 से 7 दिन के अंदर इस पर वोटिंग कराना जरूरी है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2018 में इक़्तिदार में आने के बाद अब अपने मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। अपने इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए अपोजिशन जमातों ने इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने के लिए आपस में इत्तेहाद कर लिया है और इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी है। इमरान खान की सूरत हाल इसलिए नाजुक है कि 4 में से 3 इत्तेहादियों यानी MQMP, PML, काफ और BAP ने अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की हिमायत का इजहार किया है और कहा है कि वो उसी के मुताबिक वोट देंगे। एक आखिरी कोशिश में इमरान खान ने हाल ही में PTI के सीनियर रहनुमाओं की एक टीम इत्तेहादियों से मिलने के लिए रवाना की और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों ने ऐवान में 162 अरकान की हिमायत हासिल कर ली है, जिनमें से 159 ने जुमा की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की थी। तवक्को है कि वोटिंग के दौरान 3 हुक्मरां इत्तेहादी जमातों के साथ उनकी शमूलियत होगी, जिससे उन्हें अक्सरियत का हिस्सा अबूर करने में मदद मिलेगी। 179 अरकान ने तहरीक अदम एतमाद की हिमायत की है। अपोजिशन का दावा है कि उनके पास मतलूबा अराकीन से ज्यादा तादाद है, जिसके बास अदम एतमाद की कामयाबी यकीनी है। दूसरी जानिब हुकूमत का भी दावा है कि वह अदम एतमाद की तहरीक में अपोजिशन को शिकस्त देकर सुरखरू होगी। पाकिस्तान के कप्तान है आप, अपोजिशन के लिए तूफान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, वज़ीर-ए-आज़म ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। यूक्रेन पर रूसी हमले के तनाजुर में मशरिक़ वस्ता में भी सिक्योरिटी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। ऐसे में इजराइल की मेज़बानी में एक कॉन्फ्रेंस हुआई में अमरीका समेत 4 अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने शिरकत की और तवानाई, माहौलियाती और सलामती के मामलात के लिए ताउन बढ़ाने का अहद किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इस कॉन्फ्रेंस को नई सुबह से ताबीर किया। वहीं इजरायली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम तारीख रक़म करने जा रहे हैं। इसराइल ने पीर के रोज़ 4 अरब ममालिक और अमेरिका के वज़राए ख़ारजा की एक सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की, जिसमें मशरिक़ वस्ता की तेज़ी से बदलते हुए सफारती मंजरनामे पर रोशनी डाली गई। इस कॉन्फ्रेंस में उन अरब ममालिक में से एक के अलावा तमाम आला सफारतकारों को इकट्ठा किया गया, जिन्होंने अमेरिका की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात में इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाया है। बहरीन, मराकश, मुत्तहिदा अरब इमारात, मिस्र, इसराइल और अमेरिका के वज़राए ख़ारजा ने तवानाई, माहौलियाती और सलामती के मामलात को शामिल करने के लिए ताउन बढ़ाने का अहद किया। This is a new dawn. The only limits are the ones we can imagine. So, I commend the courage of those willing to break down, individual citizens who are forging new relationships as a result of this historic opening. I am excited to see all that you and we can imagine and create together. What we are doing here is making history. Building a new regional architecture based on progress, technology, religious tolerance, security,
and intelligence cooperation. This new architecture, the shared capabilities we are building, intimidates and deters our common enemies, first and foremost, Iran and its proxies. They certainly have something to fear. What will stop them is not hesitation or being conciliatory, but rather determination and strength. What we are trying to achieve here today is changing the narrative, creating a different future, and building on better hope for us and for our kids and grandkids. इस कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका दुश्मनों से लड़ने और इसराइल फ़लस्तीन के बीच अमन मुज़ाकरात के अहया पर जोर दिया गया. The ongoing threat from terrorist organizations such as Hezbollah and other proxy groups, and the need to resolve the Iranian nuclear file. So we need to put into practice the principles behind the accords, namely those of dialogue, cooperation, and mutual respect. We need to establish genuine, sustainable coexistence and interdependence between participants, building genuine networks of cooperation and trust to advance our common security and prosperity. During these discussions, we did highlight the importance of the Israeli-Palestinian peace process, the importance of maintaining the credibility and the viability of the two-state solution, that for Israel and a Palestinian state to live side by side in peace, with recognized borders for a Palestinian state in accordance with the 67 lines, with East Jerusalem as its capital. This is an important issue, and Egypt has been striving over the years to facilitate and to assist both Israel and the Palestinians to reach the necessary accommodation and compromise that can facilitate an end of the conflict and thereby open broader doors of regional cooperation. उर्दून के बादशाह ने वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत करने से इनकार कर दिया. इसके बजाय फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा मगरबी किनारे का दौरा किया. याद रहे कि ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त में हुई जब यूक्रेन पर रूसी हमले के तनाजुर में मशरिक़ वस्ता में भी सिक्योरिटी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं. इसके अलावा तेल और खुराक की कीमतों में बेइंतहा इजाफा हो रहा है. वहीं इस वक्त ईरान के साथ मगरबी ममालिक की बातचीत भी जारी है और सन 2015 का जौहरी मुआहदा बहाली के करीब है, जिसके बदले में तेहरान हुकूमत की जौहरी सरगर्मियों को महदूद किया जाना है. वाज़ेह रहे कि मिस्र पहला अरब मुल्क था जिसने कई दहाइयों की दुश्मनी और तनाज़ात के बाद 1979 में इसराइल के साथ अमन मुआहदा किया. उर्दून ने 1994 में उसकी पैरवी की. मुत्तहिदा अरब इमारात ने सन 2020 में इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात इस्तवार किए, जिसे अब्राहम एकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है. ये अमेरिका सालिसी के नतीजे में हुआ था. बहरीन और मराकश ने उसकी पैरवी की थी, जबकि सूडान ने भी इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने पर रजामंदी जाहिर की. हालांकि इसने अभी तक किसी मुआहदे को हतमी शक्ल नहीं दी है. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू. कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी की एक साबिक पार्लिमानी उम्मीदवार की जानिब से इराक के मारूफ शिया आलिम आयतुल्लाह अली सिस्तानी पर तनकीद करने के बाद शिया मिलिशिया के हामियों ने पीर की सुबह बगदाद में एक अहम कुर्द पार्टी के हेडक्वार्टर को आग लगा दी. 2018 के इराकी पार्लिमानी इंतखाबात के उम्मीदवार नायफ जारदू बयान दिया था कि इराक की आला तरीन शिया अथॉरिटी अरब नस्ल की होनी चाहिए, न कि हिंदुस्तानी. अफगानिस्तान या ईरान से ताल्लुक रखने वाले अपने बयान में उन्होंने सिस्तानी का हवाला दिया जो ईरान से है. इस बयान के बाद शिया मिलिशिया के एक ग्रुप ने केडीपी के दफ्तर पर धावा बोल दिया और इसे नजर आतिश कर दिया. कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत की वजारत दाखिला ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि नायफ जारदू को गिरफ्तार कर लिया गया और आज़ादी इजहार राय के नाम पर मजहबी शख्सियत की तौहीन की इजाज़त नहीं दी जाएगी. वहीं केडीपी ने नायफ के ट्वीट की मजम्मत की और कहा कि नायफ जारदू अपने जाती ख्यालात का इजहार कर रहे हैं और इनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है. ऑस्कर अवार्ड शो की तकरीब के दौरान विल स्मिथ ने अदाकार क्रिस रॉक को जन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया. क्रिस रॉक ने स्मिथ की बीवी का मजाक उड़ाया कि उनके बाल झड़ रहे हैं
जिस पर वो गुस्से में आ गए और स्टेज पर आकर क्रिस रॉक को थप्पड़ जड़ दिया। अवार्ड शो के दौरान क्रिस रॉक स्टेज पर अवार्ड देने आए तो इस दौरान उन्होंने विल स्मिथ की बीवी के सर के बाल झड़ जाने पर मजाक किया, जिस पर विल स्मिथ तैश में आ गए और स्टेज पर पहुंचकर क्रिस को मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और चलते बने। थप्पड़ खाकर क्रिस रॉक मुसलसल जुगतबाजी में लगे रहे, लेकिन स्मिथ अपनी नशिस्त पर बैठकर इन्हें बुरा भला कहते रहे। वाज़ेह है कि 94वें ऑस्कर अवार्ड के फातिहीन का ऐलान गुज़िश्ता रोज लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में किया गया, जिसमें बेहतरीन अदाकार का अवार्ड विल स्मिथ ने अपने नाम किया। तकरीब में क़ुव्वत समात से महरूम माँ बाप और भाई, जबकि सुनने की सलाहियत रखने वाली बेटी बहन के इनसे ताल्लुकात के गिर्द घूमती इस फिल्म कोडा ने बेहतरीन फिल्म का ऑस्कर अवार्ड जीता। खबर चीन से, जहां कोरोना की चौथी लहर तेजी से फैल रही है और तबाही मचा रही है। सबसे ज्यादा मरीज शंघाई में पाए जा रहे हैं। इस बार चीन भी इससे निपटने के लिए सख्त इकदाम कर रहा है। हुक्काम ने पीर से शंघाई में लॉकडाउन का ऐलान किया है। यह लॉकडाउन पिछले 2 सालों में मुल्क का सबसे बड़ा लॉकडाउन है। रिपोर्ट के मुताबिक इंतजामिया ने बताया कि इस लॉकडाउन के तहत शंघाई शहर को अगले 9 दिनों तक 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। इसके बाद लोगों की मार्किंग करके बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। हुकूमत ने लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी है। आपको बता दें कि मार्च में ही चीन में 56,000 केसेस सामने आए हैं। सूडान में खाना जंगी की वजह से पहले ही हालात खराब हैं। अब सूखी नदियां और सरसब्ज चरागाहों की कमी चरवाहों में लड़ाई झगड़े की अहम वजह बन गई है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी फंड बराए ज़राई तरक्की की जानिब से एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिससे चरवाहों के मसाइल बहुत हद तक हल हो गए। देखिए खास रिपोर्ट। इस नज़ारे को देखकर आपको ऐसा लगा होगा शायद ये जानवरों या मवेशियों का मेला लगा है, लेकिन नहीं, ये नज़ारा है सूडान के सूबे शुमाली करदूफान का, जहां चरवाहों के दरमियान पानी और चरागाहों को लेकर अक्सर होरेज लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी फंड बराए ज़राई तरक्की IFAD ने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिससे अब लड़ाइयों पे काबू पा लिया गया है। दरअसल IFAD ने एक प्रोजेक्ट के तहत सूडान हुकूमत की मदद से कई मकामात पर मसालहती मराकिज़ खोले हैं और तकरीबन पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तालाब नुमा 200 गड्ढे भी बनाए हैं ताकि मवेशियों को पानी भी मिल जाए और लड़ाई भी ना हो। लड़ाई की सूरत में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सेंटर्स का रुख किया जाता है, जहां फरीकैन के तनाज़े को बातचीत के जरिए हल कर दिया जाता है। मरकज़ बराए मसालहत ने पिछले 5 सालों में 35 से ज़्यादा बड़े तनाज़ात को कामयाबी से हल करने में मदद की है। يعني خاصة الفترات الأخيرة دي بقى في نزاعات توصل لمراحل خطيرة جدا، فيها مضاربات وبيموت فيها عدد من الناس وبيكون فيها ضحايا كتير جدا من عندهم الذنب। सूडान में किसी बात पे तनाज़ा होना कोई नई बात नहीं है, ताहम बरसों की खाना जंगी ने मुल्क को पहले ही गैर मुस्तहकम कर दिया है। चरवाहों के झगड़ों से आए दिन तनाज़े होते रहते थे, जिसे बैनुल-अक़वामी फंड बराए ज़राई तरक्की IFAD ने हल कर दिया। याद रहे कि सूडान में अंदाजे के मुताबिक 70 मिलियन मवेशी हैं। इन चरवाहों को अब भी बदलती हुई आबो हवा से लड़ना पड़ सकता है, लेकिन कम से कम उन्हें अब पानी पर नहीं लड़ना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग तवील होती जा रही। यूक्रेन का दावा है कि उसने कीव में रूसी फौज को पीछे धकेल दिया है। मारियोपोल के मेयर की जानिब से शहर में इंसानी तबाही का खदशा जाहिर किया गया है। मेयर का कहना है कि शहर में फंसे 1,60,000 अफराद को बिजली की फराहमी भी मुनक़ते है। शहरियों के इनखला के लिए 26 बसें तैयार हैं, लेकिन रूसी फौज रास्ता नहीं दे रही। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह ने कहा कि यूक्रेन पर कब्जे में नाकामी के बाद रूस यूक्रेन को 2 हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में रूस के हमले के बाद से अब तक
38 लाख से ज्यादा अफराद यूक्रेन छोड़ चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगुज़ी एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन छोड़ने वाले 22 लाख अफराद पड़ोसी मुल्क पोलैंड, 5 लाख से ज्यादा अफराद रोमानिया और तकरीबन 3 लाख अफराद रूस चले गए हैं। इधर यूक्रेन के सदर ने आजाद रूसी न्यूज मीडिया के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि यूक्रेन गैर जानिबदारी के ऐलान और हथियारों से पाक हैसियत समेत रूस को सलामती की जमानतें देने पर गौर करने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि रूसी सदर पुतिन को जंग के खात्मे के लिए उनसे मिलना होगा। खबर रसाई इदारे एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने मीडिया को बताया कि सिक्योरिटी की जमानतें और गैर जानिबदारी हमारी रियासत की गैर जौहरी हैसियत, हम इसके लिए जाने के लिए तैयार हैं। Безопасности и нейтралитет, безъядерный статус нашего государства, мы готовы на него идти. Это самый главный пункт. Это был первый принципиальный пункт для Российской Федерации, насколько я помню. И насколько мне помнится, что они из-за этого начали войну. Этот пункт гарантии безопасности для Украины, а так как они говорят, это и для них, он понятен мне, его обсуждают, он глубоко проработан. Но меня там интересует, чтобы это не были, знаете, как еще одна бумажка а-ля Будапештский меморандум и так далее. Поэтому нас интересует, чтобы эта бумага превратилась. इसी दौरान मुज़ाकरे के लिए एक रूसी वफ्द इस्तांबुल पहुंच गया है, जिसका मकसद जंग के खात्मे के लिए यूक्रेन के मुज़ाकरातकारों के साथ बातचीत है। फरीकैन के दरमियान आमने सामने मुज़ाकरात मंगल और बुध को होने वाले हैं। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी इस जंग में दर्जनों बच्चे हलाक हो गए हैं, सैकड़ों जख्मी हैं। मारियोपोल में हालात बेहद खराब हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग को 1 माह से ज्यादा हो चुका है। यूक्रेन के कई शहर रूसी बमबारी और मिसाइल हमलों से तबाह हो चुके हैं। सैकड़ों शहरी जंग का निशाना बन चुके हैं, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग शुरू होने के बाद से अब तक 143 बच्चे हलाक और 216 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। हुक्काम के मुताबिक असल तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि शदीद लड़ाई के बायस यूक्रेनी अहलकार के कई शहरों तक रसाई नहीं हो सकी है। इसी दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इतवार की शब मुल्क से अपने खिताब में कहा कि तुर्की में रूस के साथ होने वाले मुज़ाकरात में तरजीह यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर मरकूज होगी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम वाकई में अमन चाहते हैं, वो भी बगैर किसी ताखीर के। तुर्की में आमने सामने बातचीत एक मौका और जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह देखना जरूरी होगा क्या नताइज निकलते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं दूसरे ममालिक से मुसलसल अपील करता रहूंगा और इन्हें मारियोपोल जैसे महसूर शहरों की मखदूश सूरत हाल की याद दिलाता रहूंगा। यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज का शुक्रिया अदा करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो ज़ेर कब्जा शहरों को वापस ले रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेनी अफवाज बहादुरी के साथ रूसी अफवाज का मुकाबला कर रही है। यूक्रेन की फौज ने दावा किया है कि इसने बड़े पैमाने पर रूस को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेनी अफवाज के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक 16,000 रूसी फौजी मारे गए हैं, 121 तैयारे तबाह किए गए हैं, 93 मल्टी रॉकेट लॉन्चर्स तबाह किए गए, 7 रूसी बोट्स को यूक्रेनी अफवाज ने निशाना बनाया, 127 रूसी हेलीकॉप्टर्स मार गिराए गए, 1114 रूसी फौजी गाड़ियां तबाह की गईं, 582 फौजी टैंक्स को निशाना बनाया गया, 73 फ्यूल टैंक्स यूक्रेनी हमलों में बेकार हुए, 294 आर्टिलरी खत्म की गई। इसके अलावा यूक्रेन अफवाज ने 56 अननेम्ड एरियल व्हीकल्स को तबाह किया है। 1664 आर्म्ड व्हीकल्स यूक्रेनी फौज का निशाना बने हैं। 52 एंटी एयरक्राफ्ट वारफेयर यूक्रेनी अफवाज के हमले में जेर हुए हैं।
روسی افواج نے گزشتہ دنوں اپنے فوجیوں کی ہلاکت کے اعداد و شمار جاری کیے تھے، جس کے مطابق اب تک جنگ میں روس کے تقریباً 500 فوجی ہلاک اور 1600 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ روس اپنے اوپر لگی معاشی بندشوں کے بیچ اپنی معیشت کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کر رہا اور تجارت کی رقم کو روسی کرنسی روبل کے ذریعے حاصل کر رہا ہے۔ تاہم G7 یعنی دنیا کی 7 بڑی معیشتوں کے گروپ نے روس سے توانائی کی درآمدات کی روبل میں ادائیگی کے ماسکو کے مطالبے کو مسترد کرنے پر اتفاق کیا۔ جرمنی کی وزیر توانائی نے پیر کو یہ جانکاری دی۔ انہوں نے کہا کہ تمام وزراء نے مکمل اتفاق کیا کہ یہ موجودہ معاہدوں کی یک طرفہ اور واضح خلاف ورزی ہوگی۔ Die 7 Ministerinnen und Minister haben völlig darin übereingestimmt, dass dies ein einseitiger und klarer Bruch der bestehenden Verträge ist. Sie haben noch einmal unterstrichen, dass die geschlossenen Verträge gelten und die Unternehmen an der Stelle vertragstreu sein sollten und sein müssen. Das heißt also, dass eine Zahlung in Rubel nicht akzeptabel ist und wir jeweils die betreffenden Unternehmen auffordern, der Forderung von Putin nicht folgen. متحدہ عرب امارات کے وزیر توانائی سہیل المزروئی نے کہا کہ ہمیں روس کے تیل کی ضرورت ہے کیونکہ روس اپنے 10 ملین بیرل یومیہ تیل کے ساتھ عالمی اوپیک اور توانائی اتحاد کا ایک اہم رکن ہے۔ خام تیل کی قیمت اس وقت کئی سالوں میں بلند ترین سطح پر ہے کیونکہ یوکرین کے خلاف ماسکو کی جنگ نے منڈیوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور توانائی اور ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک کوئی آ کر 10 ملین بیرل لانے کے لیے تیار نہ ہو، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی روس کی جگہ لے سکتا ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ، یورپی ممالک، جاپان اور دیگر خلیجی ممالک تیل پیدا کرنے والوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ قیمتوں کو کم کرنے میں مدد کے لیے مزید اقدامات کریں۔ اس موقع پر انہوں نے یوکرین جنگ کے لیے سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا اور یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے پر نیٹو کی نکتہ چینی کی۔ Russia is an important member and leaving the politics aside, that volume, as I mentioned, is needed today, and unless someone is willing to come and bring 10 million barrels, we don't see that someone can substitute Russia. Basically, staying together, staying focused, and not allowing politics to kick into this organization, as Muhammad was lecturing us. تو چلیے اس بلیٹن میں ابھی فی الحال اتنا ہی۔ شب بخیر۔